अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस रिकॉर्डेड लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन मैं आपको कुछ बातें रिकॉल करा दूं जो हमने अपनी लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस की थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो आपको पता है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, अरेंज्ड फॉर्म में होती है, वो सॉर्टेड होती है, फिल्टर्ड होती है, ग्रुप्ड होती है, अरेंज्ड होती है, सीक्वेंस में होती है, यूजफुल फॉर्म में होती है। अगर वो जो नॉलेज है मेरे पास स्कैटर्ड फॉर्म में हो, रॉ फॉर्म में हो, अनयूजेबल फॉर्म में हो, या अभी बिल्कुल ही एमेच्योर फॉर्म में हो, तो उसे मैं क्या कहूँगा, उसे मैं कहूँगा डाटा। तो आपको डाटा रिक्वायर्ड होता है टू मेक अ यूजफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद अगर लेट सपोज आपके पास डाटा अलग अलग वक्तों में या अलग अलग जो है लोकेशन से, अलग अलग मार्केट से, अलग अलग सोर्सेज से, या अलग अलग लोग आपको जमा करके दे रहे हो, तो आपके पास एक डाटाबेस आ जाता है जिसको एक फाइलिंग सिस्टम के तहत आप क्या करते हो, अरेंज करके रख लेते हो। फिर उसके बाद आपके पास आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि लिटरली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास डाटाबेस डाटा या इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप सोर्ट कर रहे होते हो, फिल्टर करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, प्रोसेस करते हो, कंपेयर करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, उसके अंदर चीजें ऐड कर रहे होते हो, लेस कर रहे होते हो, उसे सेव कर रहे होते हो, लोगों से शेयर कर रहे होते हो। इसके अलावा उसमें हाईलाइट कर रहे होते हो, डाटा को विजुलाइज करा रहे होते हो, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू। इसके अलावा जो है आप किसी भी फॉर्म में उसे सेल कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे यूजेज होते हैं या इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक और एलिमेंट, नेटवर्किंग, कि आप नेटवर्किंग कर सकते हो वेब ब्राउजर्स के थ्रू। ऑल यू हैव टू डू इज टू टाइप www डॉट, वेबसाइट का नाम डॉट कॉम या डॉट pk या डॉट org या डॉट us या डॉट कुछ भी, सही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि नेटवर्किंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या वेब ब्राउजर्स। दूसरा आपके पास तरीका ये है कि आपने वेब ब्राउजर की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी पर्टिकुलर ऐप मौजूद है आप उसे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, स्टार्ट यूजिंग इट, नेटवर्किंग हो जाएगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया साइट्स को यूज करके नेटवर्किंग कर सकते हो। इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आप कर सकते हो नेटवर्किंग। या आपके पास डेडिकेटेड वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि स्काइप हो गया, गूगल मीट हो गया, जूम हो गया। फिर इसके अलावा जो है आप नेटवर्किंग कर सकते हो कि अगर आपने कोई डिवाइस शेयर करनी है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, माइक, स्पीकर, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है आपके पास ईमेलिंग सर्विसेज मौजूद है कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ईमेल सर्विसेज के थ्रू नेटवर्किंग कर सकते हो। फिर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसमें आप क्लाउड के थ्रू क्या करते हो, फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे होते हो। फिर नेटवर्किंग में एक सब कॉन्सेप्ट आता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कि सर्वर जो है अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है, सर्व कर रहा होता है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, फाइल की सर्विस प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा जो है डिवाइस शेयरिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर हमने देखा कि आपके पास इंटरनेट की रेंजेस होती है, जैसे कि लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, मैन हो गया, कैन हो गया। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। फिर आपके पास प्राइवेसी के हिसाब से इंटरनेट की रीच लिमिट कर दी जाती है, जैसे कि ईपीएन हो गया या वीपीएन हो गया। फिर इंट्रानेट होता है, इंटरनेट वो नेट जो कि विद इन सेल्फ चल रहा हो। सर विद इन का मतलब क्या है? क्या बंदे के अंदर इंटरनेट फिट कर दिया जाता है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा होता है, उसको प्राइवेट कर दिया जाता है, वो लोगों के एक्सेस में नहीं होता, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता। फिर नेटवर्किंग के बाद हमने देखा था कि एक और आपके पास जो एलिमेंट था वो ये था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही होती है, कि जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके पास अपने डेडिकेटेड जो है डीबीएमएस होते हैं, एमआईएस होते हैं, या आईएस होते हैं। तो वो अपना सिंगुलर लेवल पे सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन होलिस्टिक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं होती है, इंटीग्रेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है कि हर डिपार्टमेंट से मैनुअल इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो क्या करते हैं कि अपने इन्फॉर्मेशन से आपको प्रिंट निकाल के देंगे, आप उससे एक्सेस करोगे, फिर आपको चार बातें समझ नहीं आएंगी तो फिर जाओगे, फिर विजिट करोगे, पता चलेगा एक और डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो बहुत ज्यादा हैफ हैजर्ड हो जाएगा। इंस्टेड अगर आपके पास हर डिपार्टमेंट का उस हद तक एक्सेस हो कि आप क्या कर सकोगे, उसके उसके जो डाटा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करो, अपने पास कॉपी कर लो, और जो है सॉफ्ट कॉपी में ही उन्हें आपस में मर्ज करके एनालाइज कर लो, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और एफर्ट्स भी कम लग रही होगी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि आपके पास एक और एलिमेंट होता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी, कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर बॉम्ब्स अटैक कर रहे होते हैं, वायरसेस अटैक करते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस अटैक कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्पैमिंग बहुत हो रही होती है, स्कैम हो रहा होता है। फिर इसके अलावा जो है लोग क्या करते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपकी तरफ भेज देते हैं, कुकीज आ रही होती हैं।
फिर उसके बाद आपके पास जो है वो लेट्स से लोग क्या करते हैं, पायरेट करने की कोशिश करते हैं आपकी चीजों को, आपकी आपकी प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने विजिलेंट रहना है और अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाने हैं। तो यहाँ तक तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई थी। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि हमने बात की थी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और एक्सपर्ट सिस्टम होता है, जिसमें से टीपीएस जो है वो लोअर लेवल पे चलता है, एमएसएस डीएसएस मिडिल लेवल पे चलता है, ईआईएस और ईएस टॉप मैनेजमेंट पे चल रहा होता है। और आपको पता है कि लोअर लेवल पे ऑपरेशनल लेवल का काम हो रहा होता है, मिडिल लेवल पे टैक्टिकल लेवल का काम हो रहा होता है, टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल का काम हो रहा होता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लोअर लेवल पे है तो बहुत स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एम्प्लॉय अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मिडिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं तो वहां पे क्या है कि थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास एग्जीक्यूटिव लेवल पे सॉफ्टवेयर मौजूद है, डीबीएमएस या फिर एमआईएस मौजूद है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो उसके अंदर वेरिएशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर हमने टीपीएस पे बात की थी कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जा रहा होता है, ज्यादातर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, लेकिन खैर इसको इसकी एप्लीकेशन और जगहों पे भी होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि जैसे सैलरी प्रोसेस होती है, रेंट प्रोसेस होता है, या इंटरेस्ट प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये सारा जो है टीपीएस की एग्जांपल है। प्रोसेसिंग जो है आपके पास तीन किस्म की होती है। एक आपके पास होती है बैच प्रोसेसिंग, कि जब बैच कंप्लीट होगा तो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो। दूसरा आपके पास होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग, के देन एंड देयर प्रोसेसिंग हो जाती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। फिर एक होती है ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो कि रियल टाइम हो जाती है, लेकिन उसके लिए सिस्टम का ऑनलाइन होना जरूरी होता है। अब यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आज तक ये जितने भी प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं या फिर जो डीबीएमएस है या एमआईएस है या जो आईएस है, मैंने कभी भी रीड करके बच्चों को नहीं समझाया, लेकिन यहाँ पे मैं लिबर्टी लूंगा, आपको रीड करके समझाऊंगा कि आपको पता चले कि रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं आपका टाइम सेव करने के लिए रीड नहीं कर रहा होता, समझने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि उस लाइन में से आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले लिखा हुआ है टीपीएस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम हम इंटीग्रेशन में पढ़कर आ गए कि अगर आप तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो सबसे पहली सीडी क्या होगी, सबसे लोअर लेवल। कि अगर आपने सबको इंटीग्रेट कर दिया तो वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी, तो सबसे नीचे क्या आएगा, लोअर लेवल। तो टीपीएस सबसे लोअर लेवल पर है, इट मेक्स ऑल द सेंस। लिखा हुआ है द टीपीएस रिसीव्स रॉ डेटा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज एंड प्रिपेयर्स दीज डाटा फॉर स्टोरेज इन अ डेटाबेस सिमिलर टू माइक्रो कंप्यूटर डेटाबेस बट वास्टली लार्जर। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो आपके पास यहाँ से लिखा है टीपीएस रिसीव से लेके ये जो वास्टली लार्जर तक, इसमें क्या बात है? बहुत जेनेरिक, बहुत ब्लेंड बात है कि टीपीएस जो है वो डाटा रिसीव करता है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से, फिर उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है डेटाबेस के अंदर। तो ये बातें तो हमें वैसे भी पता है और ये बात तो हम वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इनफैक्ट all the company's key data are stored in a single huge database that becomes company's central information resource। और ये बात भी हमें पता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने स्टोरेज को भी सेंट्रलाइज कर रही होती हैं। अगेन ब्लेंड बात है। फिर लिखा हुआ है द डीबीएमएस ट्रैक्स द डाटा एंड अलाउज यूजर टू क्यूरी द डाटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन दे नीड। बहुत ब्लैंड बात है कि वो आपको अलाउ कर देता है कि जो भी स्टोरेज में आपके पास डाटा मौजूद है वो यूजर को अलाउ करता है कि जब वो चाहे उसे यूज कर सकता है। टीपीएमएस सॉरी टीपीएस ऑटोमेट रूटीन एंड टीडीएस बैक ऑफिस प्रोसेसिंग सच एज अकाउंटिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, ये समझने की बात है। टीपीएस वो सारे लेबरस काम को ऑटोमेटिक कर देता है कि जिसकी वजह से लोगों की कमर में दर्द हो जाता है, यानी कि बैठ के डेबिट क्रेडिट करो या ऑर्डर प्रोसेसिंग करो या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रूल्स अप्लाई करो, सब ये कर देता है। ठीक है। दे रिड्यूस क्लरिकल एक्सपेंस एंड प्रोवाइड बेसिक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्विकली। आई बिलीव कि ये दो लाइनें हैं तगड़ी। इससे पहले जो ना बिल्कुल फरागत वाली बातें थी, लेकिन अगर एमसीक्यू आना चाहे तो उसमें से भी आ सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है।
इसके बाद बीच में जितनी भी लाइनें उन्हें रीड कर लेना, लेकिन फायदा नहीं है उसको रिटेन करने का। Data could be entered manually by a person keying the information in. Some systems are more advanced and support technology-based data entry such as optical character recognition और magnetic ink character recognition. हाँ, अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अभी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाए नहीं है, तो आपको OCR या MICR नहीं पता होगा, लेकिन खैर जो भी है, एक जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो होता है माउस और कीबोर्ड। लेकिन अगर आपके पास एडवांस डिवाइसेस होंगे तो आप क्या करोगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या MICR से क्या करोगे कि डाटा को एंटर कर लोगे। तो भाई कर लेना, जब आपको समझ आ जाएगा, जब आप इनपुट डिवाइसेस पढ़ लोगे। बट अगेन बहुत जेनरिक, बहुत ब्लैंड बात है कि यहाँ पे डाटा जो है मैनुअली भी एंटर हो रहा होता है या ऑटोमेटिकली भी एंटर हो सकता है। डाटा एंट्री तीन किस्म की, डाटा एंट्री डिस्क्राइब्स एनी ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड टू इनिशियली रिकॉर्ड डाटा इनटू सिस्टम। डाटा एंट्री का मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार सिस्टम में डाटा एंटर कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड डाटा एंट्री। सही है, जो सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि भाई इतनी सेल्स हुई है या इतना परचेज किया है या ये नया एम्प्लॉय आया है इसका डाटा डाल दो, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के डाटा को अपडेट करना है, तो ये डाटा एंट्री की एग्जांपल्स मौजूद है। कितनी ब्लैंड है। तीन किस्म की डाटाबेस, सॉरी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है दो किस्म के डाटाबेसेस लिखा हुआ है। इन्होंने बैच प्रोसेसिंग को एक नाम दे दिया है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग को दूसरा नाम दे दिया है, रियल टाइम को ऑनलाइन प्रोसेसिंग का पार्ट बना दिया है। और चले ये भी सेंस बनता ही है कि यहाँ पे जो बैच प्रोसेसिंग भी रियल टाइम में हो रही हो, सॉरी ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी रियल टाइम में हो रही होती है और रियल टाइम प्रोसेसिंग भी रियल टाइम में हो रही होती है। बस फर्क ये है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में ऑनलाइन होना जरूरी है, रियल टाइम में ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। तो चले ये भी सेंस बन गया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बैच प्रोसेसिंग रीड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो किसी के नहीं छोड़ना, जहां वर्ड एडवांटेज डिसएडवांटेज आए ना रीड करके रट लेना है। अगेन ऑनलाइन प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग को प्लीज 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 रीड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ टीपीएस, सिंपल सवाल पूछ लेगा कि इज बजटिंग द एग्जाम्पल ऑफ टीपीएस, आप लोग नहीं, गलत हो जाएगा, तो है सही है। तो इसे आप जरा जो है वो लिख लीजिएगा अपने पास कहीं पे। फिर आगे लिखा हुआ है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको टीपीएस के बारे में बताया था ना कि वहां पे ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस किया जा रहा होता है। व्हाट डज मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम डू? मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जिसका नाम है ना लिटरली वही काम करता है। ये जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज का, फिजिकल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो जो आपके पास टॉप मैनेजमेंट होती है वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करती है, जो लोअर लेवल स्टाफ होता है अपनी फिजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है, मिडिल वाले का पकौड़ा बना हुआ होता है वो दोनों चीजों का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसके पास नंबर ऑफ टास्क बहुत ज्यादा होते हैं, तो चीजें बहुत हेक्टिक हो जाती हैं, भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, शेड्यूल खराब हो सकता है, एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है ना, वो मैनेजमेंट के कंधे पे हाथ रखता कहता है कि जानी तुम्हारा भाई मौजूद है, तुम्हारा आधा काम मैं शेयर कर लूंगा, कि लेट सपोज अगर तुम्हारे पास बर्डन बहुत है, तुम्हारा बर्डन मैं शेयर कर लूंगा ताकि तुम कुछ भूलो नहीं और एरर के चांसेस कम हो जाएं। सही है। तो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम जो उसका नाम है वही सा काम है, मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है उनके हेक्टिक शेड्यूल के अंदर। MSS use the internal master database to perform high level analysis that help managers make better decision। कि यहाँ पे आपके मैनेजर के इतने ज्यादा वो काम कर देगा या मैनेजर के पास सिर्फ डिसीजन लेना रह जाएगा। कि मैनेजर ने क्या करना था कि चार चीजों को कंपेयर करना था, कंपैरेटिव एनालिसिस करना था, प्रोज एंड कॉन्स देखने थे, जो है अलग अलग एंगल से उनको चीजों को देखना था, वो सब इन्होंने करके दे दिया है। उसके बाद जितना भी इंटरनल डाटा होता है उसे यूज कर रहा होता है। क्या आपने जो टीपीएस के थ्रू जो डाटा एंटर किया था अब उसके पास मौजूद है, अब वो उसे यूज करेगा और क्या करेगा कि आपको ऑप्शंस दे देगा, और यहाँ पे मैनेजर क्या कर सकता है, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। एट द फर्स्ट लेवल ऑफ एन MSS is an information reporting system which uses summary data collected by the TPS। हमने जो बात की थी कि TPS ने डाटा कलेक्ट करके दे दिया था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो आप जो रेगुलरली शेड्यूल्ड और स्पेशल रिपोर्ट्स होती है उसको एनालाइज कर सकते हो, और फिर जो भी डिटेल होगी वो यूजर को नजर आ जाएगी, मतलब मैनेजर को नजर आ जाएगी, फिर उस पर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, अब MSS includes other specialized tools for decision making like centralized database such as data warehouse। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको समझा दूं। इन्होंने एग्जांपल दिए कि MSS जो है ना वो स्पेशलाइज्ड टूल यूज कर रहा होता है ताकि डिसीजन मेकिंग जो है सेंट्रलाइज्ड हो जाए, जैसे कि डेटा वेयर हाउस। अब यहाँ पे एग्जांपल है, लेट सपोज इम्तियाज की एग्जांपल लेते हैं। अब इम्तियाज में जो मिडिल मैनेजमेंट जो है
अब उनको क्या करना होता है, शेल्फ्स को भी देखना होता है, कस्टमर्स को भी देखना होता है, काउंटर्स को भी देखना होता है, इसके अलावा जो है वो एंट्री और एक्सिट के गेट को भी देखना होता है, फिर इसके अलावा और 10 चीजों को देखना होता है, तो उसमें गोडाउन भी आ जाता है। अब जो गोडाउन या बेसमेंट है उसमें आपके पास सामान रखा हुआ है, अब देयर अ चांस कि वो सामान जो है गोडाउन से खत्म हो जाए। अब नीचे जब आप लेने जाओ तो वो नीचे भी नहीं है, शेल्फ पे भी नहीं है, कस्टमर बोलेंगे इतना बड़ा स्टोर खुला हुआ है और आपके पास बैकअप में सामान ही नहीं है, तो कस्टमर तो डिसअपॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो एमएसएस ने कहा कि जानी मैं मौजूद हूँ, टेंशन नहीं लो। अब एमएसएस ने बोला एक काम करो कि गोडाउन में ना एक सेंसर्ड कैमरा लगा दो, कैमरा लगा होगा, पॉइंटेड होगा टुवर्ड्स आपके पास इन्वेंट्री पे। अब इन्वेंट्री में लेट सपोज 100 यूनिट्स रखे हुए, आपने जो है एमएसएस बनाया, एमएसएस को क्या कर दिया, ऑप्शन दे दिया कि लेट सपोज ये जो आपके पास यूनिट्स नजर आ रहे हैं आपने उसको ट्रेस कर लिया, 100 यूनिट्स हैं, लेट सपोज 10 बैग गए, 20 बैग गए, 50 बैग गए, जैसे ही आपके पास 40 हो जाए ना, बच जाए, तो आप उसको थ्रेशोल्ड मान लो कि यार ये जो अब पॉइंट आ गया है कि आप रीऑर्डर कर दो। तो सिस्टम की तरफ से ईमेल या व्हाट्सएप या कॉल जो भी आपके पास हो गए तीनों चले जाएगी सप्लायर को, भाई 2 घंटे के अंदर क्या करो आप रिफिल भेजो 60 का, तो 60 का या 100 का जो भी, तो 2 घंटे में जब तक आएगा तो आपके पास 20 बैग्स बच जाएंगे। तो उतने में क्या होगा, वो रीस्टोर हो जाएगा। और अब लेट सपोज आप मैनेजर को पता भी नहीं है, वो 10 चीजें देख रहा है, यहाँ पे क्या किया एमएसएस ने, एक काम संभाल लिया। तो एक एग्जाम्पल मौजूद है, company use data warehouse to gather, secure and analyze data for many purposes including customer relationship management system, fraud detection, product line analysis, corporate asset management. Retailers might wish to identify customer demographic characteristics and shopping pattern to improve direct mailing response. Bank can more easily spot credit card fraud as well as analyze customer usage pattern. अब यहाँ पे लेट सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो सकता है, इसके अलावा जो है आपके पास जो है वो कैश जो है उसका मसला हो सकता है, कैश का फ्रॉड हो सकता है कि किसने 5,000 का नोट दे दिया वो जाली था, या फिर ये मसले, या फिर आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं आप उनसे फीडबैक ही नहीं ले पा रहे। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास कैमरा लगे हुए हैं जिसपे सेंसर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे उनका जो फेस रिकग्निशन हो रही होती है, या इसके अलावा जो है वो आपको कार्ड दे रहे होते हैं, उससे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना, आप ट्रेस कर सकते हो कौन सा कस्टमर किस एरिया से आ रहा है, किस इनकम क्लास से बिलोंग करता है, मैं उसको क्या क्या चीजें ऑफर कर सकता हूँ कि वो वापस पलट के मेरे पास आए। तो यहाँ पे आपको एमएसएस क्या कर रहा होता है, बिल्कुल ही एक आर्टिफिशियल मैनेजर दे देता है जो आपके साथ मिलके चीजों को बेहतर कर रहा होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डिसीजन को सपोर्ट कर रहा होता है, फिर लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस पे रिपोर्ट भी दे रहा होता है। लेट सपोज अभी आपके पास ऑपरेशंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो आपको रिपोर्ट देगा कि कहाँ का रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ पे आप बेहतर कर रहे हो, कहाँ मजीद बेहतर कर सकते हो। तो आप को जो आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हो वो ये करके दे देता है। फिर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सॉरी इनफ्लेक्सिबल होता है, इंटरनल फोकस ज्यादा होता है। देखिए याद रखिएगा एमएसएस जो है वो इंटरनली फोकस कर रहा होता है, ईआईएस और ईएस जो होते हैं वो एक्सटर्नली फोकस कर रहे होते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ पे रेगुलर रिपोर्ट्स बना के दे रहा होता है, ऑनलाइन एक्सेस दे देता है, करंट और हिस्टोरिकल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो आपको फ्यूचर की नहीं दे रहा होता, वो आपको एग्जिस्टिंग और पास्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अगेन ये मिडिल मैनेजमेंट पे यूज हो रहा होता है, इसका थोड़ा बार इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल जो है वो रूट्स मौजूद होते हैं, डिसीजंस मौजूद होते हैं, उसमें जो है टॉप 3 या टॉप 2 या टॉप 4 या लेट सपोज सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होगा वो आपको डीएसएस बता देता है। तो आप के लिए जो डिसीजन मेकिंग में घबराहट होती है या टाइम जा रहा होता है वो सेव कर देता है। A DSS is a set of related computer programs and data required to assist with the analysis and decision making within an organization. DSS were initially developed to overcome the rigid nature of management information system. तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है कि रिजिड नेचर लेकर आ रहा होता है, लिखा था वेरी फ्लेक्सिबल है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो ये आपको थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है जिसमें से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएसएस हेल्प करता है बिजनेसेस को कि वो आपको क्वांटिटेटिव डाटा और प्रेडिक्टिव मॉडल्स के थ्रू क्या कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व और डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू आपको रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस जो है वर्चुअली बना के दे देता है और आप क्या कर सकते हो उसको देख के डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्हाट इफ
के सिनेरियोज मिल जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ये डिसीजन लोगे तो अगर ये हो जाए तो, अगर ये हो जाए तो, अगर ये हो जाए तो, जितने व्हाट इफ लगाओगे तो उसमें जो सबसे फिल्टर्ड डिसीजन आपको मिल रहा है, आपको लगता है कि यार अब इससे ज्यादा व्हाट इफ नहीं हो सकते, तो आई बिलीव यू गो फॉर दैट डिसीजन इंडिपेंडेंटली। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए, एमएसएस से थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। DSS assists managers at tactical level when they are required to make intelligent guesses. ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। DSS uses formula and equations to enable mathematical modeling. ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर मॉडल के थ्रू क्या करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन दिखाई जाती है, तो उस मॉडलिंग के पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। DSS जो है ना रियल टाइम सिस्टम होता है कि इसमें आप क्या कर रहे होते हो, देन एंड देयर जो है ना अपने आपको सिचुएशन में डाल रहे होते हो, आपको वहीं पे डिसीजन मिल जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। फिर लिखा हुआ है कि यूजर यहाँ पे अपनी क्यूरीज डाल रहा होता है, वेरिएबल्स डाल रहा होता है, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, मॉडल चेंज हो जाता है। यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है, मतलब ऐसा लगेगा कि आप इंसान से बात कर रहे हो। इंटरफेस जो है वो डाटा मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड होता है, ये तो सारे इंटीग्रेटेड थे। और आप क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट पैकेजिंग को यूज कर सकते हो एज टूल के आपके जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो मजीद डेवलप हो जाए। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई डोंट थिंक कि इतना डीप में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करूँ सारी चीजों को अब तक जो हमने पढ़ी, टीपीएस क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस कर रहा होता है, सिंपल। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है उनके हेक्टिक टास्क में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की रिजिडनेस है या रिजिडिटी है उसको क्या करता है, थोड़ा सा वाटर डाउन करता है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल डिसीजंस या बेस्ट केस सिनेरियोज या फिर व्हाट इफ सिचुएशंस मिल जाती है, तो आप थोड़ा सा उसमें एंगेज करके ज्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। फिर लिखा है EIS, इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बता दूं फिर वहां पे चलते हैं। MSS और DSS जो है ना इंटरनल इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करते हैं। EIS जो है ना एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन पे रिलाय करता है। लेट्स सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मिलेंगे। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मैंने आपको बताया कि वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लेके बैठे होते हैं, चीते हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे EIS की मदद के थ्रू अगर आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए बहुत फिल्टर्ड, बहुत कंसाइज फॉर्म में, कि आपको लेट सपोज ओवरनाइट या पूरे हफ्ते में बैठ के एक्सटर्नली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कि लेट सपोज अगर मैं एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहता हूँ स्टॉक पे या स्टॉक मार्केट पे, तो न्यूज़पेपर के वो सारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि सिर्फ स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, मैगजीन्स के वो सारे एक्सट्रैक्ट जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, या लेट सपोज न्यूज़ पेपर जो न्यूज़ चैनल के वो क्लिप्स जो कि स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नली लाके दे दे। मैं क्या करूंगा, सरसरी वो इन्फॉर्मेशन लूंगा, तो मेरे पास एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आना शुरू होगी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो चार बातें मैं भी बता दूं कि मुझे भी एक्सटर्नल नॉलेज मौजूद है। तो एक्सटर्नल नॉलेज और इंटरनल नॉलेज को मिला दे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ज्यादा बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीजों को एनालाइज कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन के टॉप लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं ना उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है उनकी डिसीजन मेकिंग में। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं ना वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ना उनकी इंटेंट पे ना उनकी नॉलेज पे। तो यहाँ पे उन्हें चाहिए होता है ऐसा एक इंसान जो कि उन्हीं की तरह कॉम्पिटेंट और सच्चा हो, तो कंप्यूटर ही बचता है वो ऑप्शन। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या होती है, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। अब देखें, प्लीज ये सब रीड कीजिएगा बाय द वे अगर मैं कुछ छुड़वा रहा हूं तो। Executive Information System. An EIS similar to DSS is customized for an individual executive. Customized का मतलब क्या, ये बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, because these systems provide specific information for strategic decisions. सही, ये बात भी समझ आ गई। For example, CEO's EIS may include a special spreadsheet that present financial data comparing the company to its principal competitors. External information and graph showing current economic, यानी कि again external information, industry trend, external information. EIS incorporates both internal and external data and tend to be more forward-looking rather than backward. EIS में आपको थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, MSS में आपको थोड़ी सी बैकवर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, DSS में थोड़ी सी करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो TPS, MSS, DSS, EIS और फिर ES, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो,
तो यहाँ पे जो है वो सीनियर मैनेजर्स अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एक्सपेंसिव होता है, रियल टाइम होता है, बहुत ही स्मॉलर नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स के पास ये मौजूद होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सबको समझ भी नहीं आएगा और महंगा भी बहुत होता है। ES is a computer program that stimulates the judgment and behavior of a human or an organization that has expert knowledge or experience in particular field। चिल्ला चिल्ला की ये डेफिनेशन बात कर रही है AI की, आगे लिखा भी होगा, देख लेते हैं। लिखा हुआ it contains the database of accumulated experience and scenarios as well as set of rules for applying the knowledge to each particular situation described by the program। फिर ये वाली बात भी जो ना AI की ही बात कर रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड लीगल डायग्नोस्टिक्स। ये लीगल डायग्नोस्टिक्स मतलब अगर कोई AI जो है वो लॉ पढ़ के बैठा हुआ है, मेडिकल डायग्नोस्टिक जो AI डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, प्रोसेसिंग अ लोन एप्लीकेशन अगर वो कोई बैंकर बन के बैठा हुआ है, सोशल लेवल या लेट्स सपोज प्रोग्राम्स दैट प्ले चेस, वो AI जो कि लेट्स सपोज आपको स्ट्रेटेजिकली या लॉजिकली हरा रहा होता है। An expert system gives manager advice similar to what they would get from a human consultant। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और फाइनली वो वर्ड आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables computer to reason and learn to solve problem in much the same way humans do। डन हो गया, इसको रीड कर लीजिएगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेज वगैरह को, ठीक है। फिर ये आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर लीजिएगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट सिस्टम हो गई या फिर आपके पास ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, प्लीज प्लीज इन सबको रीड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सीनियर लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है वहाँ पे EIS यूज होता है और साथ साथ क्या यूज होता है, ES। इसके पॉइंट साइज को रिड्यूस कर दें। मिडिल लेवल पे आपके पास यूज हो रहा होता है टेक्टिकल मैनेजमेंट, यानी कि MSS और DSS, MIS कह लो MSS कह लो एक ही बात है। ऑपरेशनल लेवल पे ऑपरेशन मैनेजमेंट चल रही होती है, उसको TPS कहते हैं। के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑपरेशनल, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल प्लीज रीड कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं ना कहीं ये चीजें मिस ना कर जाए। यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये MCQ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं, देखिए आपने प्लानिंग करनी होती है कि यहाँ पे आपने प्लान करना है अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करूँ, टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करूँ, फोरकास्टिंग किस तरीके से करूँ कि मेरे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये प्लानिंग के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, उसको यूज करके आप प्लानिंग कर सकते हो। कंट्रोलिंग, वंस यू प्लान समथिंग, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप उसको कंट्रोल करोगे। लेट सपोज मैंने प्लान कर लिया मुझे एक चीज करनी है लेट से 200 दिन के अंदर, अब मैं उस 200 दिन का पूरा कंट्रोलिंग शेड्यूल बनाऊंगा कि हर एक दिन जो है ना मैं अहेड ऑफ शेड्यूल रहूं या ऑन शेड्यूल रहूं, ऐसा ना हो मैं बिहाइंड द शेड्यूल चले जाऊं। फिर आप जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कितनी परचेजेस हुई, कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज रिटर्न हो गई, कितनी सेल्स रिटर्न हो गई, कितना कैश में आपके पास जो है वो पैसे आए हैं, कितने पैसे भी आपके पास आए नहीं है रिसीवेबल है, या कितने कैश में आपने पेमेंट की है या कितनी पेमेंट नहीं की पेएबल है, या इसके अलावा आपने जो है फिक्स एसेट परचेज किया है या फिर आपने इन्वेंट्री परचेज की है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है ट्रांजेक्शन में आ रही होती है। अगेन आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने जो प्लान किया था, आपने जो कंट्रोल किया था, तो आपने अपना प्लान अचीव किया या नहीं। अगर आपने अपना प्लान अचीव नहीं किया तो आपने चेक करना पड़ेगा आपकी कंट्रोलिंग में मसला था या आपकी प्लानिंग में मसला था। ये अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो आपने देखना पड़ेगा आपने प्लान अच्छा किया था, कंट्रोल अच्छा किया था। और लास्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आई बिलीव कि मैं तो इसकी आपको नहीं भी बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा, तो इसको रीड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब बेसिक सी चीज रह गई है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस। वो हम जब लाइव क्लास में मैं आपको ये चीजें रिवाइज कराऊंगा तो वो हम पढ़ लेंगे। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।